कुछ दिनों से मैं अपनी माँ के चाल चलन से बेहद दुखी थी। घर में कई बार रात के वक्त मैंने अपनी माँ के कमरे से किसी मर्द की आवाजें सुनी थी और मुझे हमेशा यही शर्मिंदगी महसूस होती कि अगर मेरे छोटे भाई बहनों को मेरी माँ की इस हरकत का अंदाजा होगा तो उन्हें कैसा लगेगा। मेरे अब्बू तो पिछले 15 सालों से गायब थे। हम सभी ने उन्हें मुर्दा मान लिया था। अब्बू के ना रहते मेरी माँ ने हम 3 भाई बहनों की परवरिश में तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मुझे लगता था कि घर में इनकम का कोई बेहतर जरिया न होने के बावजूद मेरी माँ के पास रुपयों की कोई कमी क्यों नहीं होती थी। हालांकि बदरपुर मार्केट में हमारी हार्डवेयर की एक शॉप भी थी जिसे मेरी माँ ही संभालती थी, लेकिन उस शॉप से इतनी आमदनी नहीं थी कि उसकी कमाई से मेरी माँ 50 लाख का प्लाट खरीद सके। अभी हाल ही में मेरी माँ ने बदरपुर के हमारे मकान के बगल वाला मकान खरीद लिया और गुलफाम नाम के एक आदमी ने इस प्लाट को खरीदने के लिए कुछ रकम उधार दिए। तभी से मेरी माँ गुलफाम के साथ गुलछर्रे उड़ा रही। गुलफाम की 2 बीवियां पहले से थी जो गुलफाम के मेरी माँ के साथ बढ़ती नजदीकियों से खुश नहीं थी। एक दिन सुबह मैं नाश्ता कर अपने दोनों भाई बहनों के साथ बातें कर रही थी कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया तो उधर से एक औरत की आवाज आई। वो बोली, मैं गुलफाम की बीवी फिरदौस बोल रही हूँ। तुम फरीदा बानो की बड़ी बेटी रूबी हो ना? मैंने पूछा, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो बोली, रूबी, मुझे तुम्हारा नंबर मेरे बेटे हसन ने दिया। तुम्हारा छोटा भाई जावेद और मेरा लड़का हसन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं। मुझे तुमसे अभी मिलना है, क्या तुम छतरपुर तक आ सकती हो? आधे घंटे में ही मैं फिरदौस बानो के बताए लोकेशन पर पहुंच गई। यह एक रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट के एक कोने में खाली पड़ी टेबल पर मैं और फिरदौस आमने सामने बैठे हुए थे। फिरदौस ने चाय का ऑर्डर दिया और बोली, रूबी, मैं ये बात फोन पर भी बता सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि हम दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। मैं बोली, आप कैसी औरत हैं जो आपका शौहर ही आपके कंट्रोल में नहीं है? आपके सामने ही उसने नरगिस से दूसरी शादी कर ली और आप कुछ न कर पाए। इतना ही नहीं, 2 बीवियों से उस आदमी का मन नहीं भरा तो अब वो मेरी माँ को ही अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा चुका है। क्या आपके शौहर के सामने आपकी इतनी भी औकात नहीं कि तीसरी शादी करने से पहले तुम उसे रोक सको? तुमसे ज्यादा समझदार तो मुझे तुम्हारी सौतन नरगिस लगती है। लगता है कि मुझे इस बारे में अब उसी से बात करनी होगी। मैंने जानबूझकर अपनी कड़वी बातों से फिरदौस के अंदर मर चुकी औरत को जिंदा करने की कोशिश की थी ताकि वो अपने शौहर गुलफाम को मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद करने से रोक सके। फिरदौस के दिलो दिमाग पर मेरी बातें असर कर गई थी, इसीलिए वो अपनी चाय को खत्म करना ही भूल गई थी। मैंने कहा, आप अपनी चाय खत्म कीजिए, मैं जा रही हूँ। फिरदौस ने कहा, रूबी, मैं एक सौतन को तो पहले से झेल रही हूँ, अब तीसरी मुझसे बर्दाश्त न हो पाएगी। तुम अपनी माँ को समझाओ कि वो गुलफाम की जिंदगी से चली जाए, वरना गुलफाम बर्बाद हो जाएगा। मैं बोली, वो बर्बाद नहीं होगा, बल्कि वो मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर देगा। तुम अपने शौहर को तो कंट्रोल कर नहीं पा रही हो और मेरी माँ को संभालने की बात कर रही हो। मैं जा रही हूँ और जल्द ही मैं तुम्हारी सौतन नरगिस से मिलने जाकिर नगर उसके घर जाऊंगी। इतना कहकर मैं अपनी जगह से उठी और वहाँ से सीधे बदरपुर अपने घर के लिए निकल पड़ी। अगले दिन मैं अपनी शॉप पर ही थी कि गुलफाम की दूसरी बीवी नरगिस वहाँ आ गई और मुझसे मेरी माँ को लेकर ऊंची आवाज में बोलने लगी। मैंने कहा, पहले अपने आदमी को जाकर कंट्रोल करो। मेरी इस बात पर नरगिस बेहद गुस्सा हो गई और चिल्लाती हुई बोली, बेशर्म औरतें अच्छे अच्छे इंसान को बिगाड़ देती हैं। मैंने कहा, तुम्हारे शौहर गुलफाम से ज्यादा बेशर्म नहीं है मेरी माँ। 2 बीवियों के रहते उसकी हवस की आग ठंडी नहीं हो रही है कि वो अब तीसरी के पीछे पड़ा है। नरगिस ने कहा, बेटियां इश्क करती है तो उनकी शिकायत उनकी माँ से की जाती है, लेकिन यहाँ तो
उल्टी गंगा बह रही है। मैं आखिरी बार तुम्हें आगाह कर देती हूँ कि अपनी माँ से कहो कि वो गुलफाम से दूर हो जाए, वरना। नरगिस की इस धमकी को सुन मैंने भी आपा खो दिया और नरगिस के करीब आकर बोली, वरना क्या कर लोगी बताओ। कुछ देर बाद नरगिस तो मेरी शॉप से चली गई, लेकिन इतनी ही देर में मार्केट में मेरी माँ की इज्जत का जनाजा सबके सामने निकल चुका था। मैंने दुकान बंद की और घर चली आई। मुझे उदास देखकर मेरी माँ ने पूछा, क्या हुआ रूबी, तुम इतनी जल्दी दुकान से घर क्यों आ गई? मुझे फोन कर देती तो मैं दुकान पर आ जाती। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए आ गई। माँ ने कहा, तुम दवा लेकर आराम करो और दुकान की चाबियां मुझे दो, मैं शॉप पर चली जाती हूँ। शाम तक अगर तुम्हें ठीक लगे तो आ जाना, वरना मैं रात को दुकान बंद कर ही घर आऊंगी। मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन घर में मेरी छोटी बहन सिमरन और छोटा भाई जावेद था, जिन्हें माँ के इश्क के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं था। उन दोनों के लिए तो उनकी माँ दुनिया की सबसे महान औरत, और मैं उनका यह वहम तोड़ना भी नहीं चाहती। गुलफाम की दूसरी बीवी नरगिस ने मार्केट में आकर हंगामा खड़ा किया था, जिससे वहाँ के लोगों में मेरी माँ की काफी बदनामी हो रही थी। मैं माँ से कुछ न बोली और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद ही मेरी छोटी बहन मेरे लिए खाना लेकर आ गई। मैंने खाना एक तरफ रख दिया और बिस्तर पर लेट गई। आज से तकरीबन 15 साल पहले मेरे अब्बू बुलंदशहर से बल्लभगढ़ आ गए थे और किराए पर रहने लगे थे। वो प्लम्बर के अच्छे कारीगर थे। उन्होंने मेहनत की और कुछ ही समय में बुलंदशहर से अपने परिवार को बल्लभगढ़ बुला लिया था। तब मैं 6 साल की और मेरी छोटी बहन 2 साल की थी। मेरा भाई जावेद मेरी माँ के पेट में था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक मेरे अब्बू बल्लभगढ़ से गायब हो गए और उनके बल्लभगढ़ से गायब होते ही मेरी माँ ने भी रातों रात बल्लभगढ़ छोड़ दिया और हम तीनों बच्चों को लेकर बदरपुर आ गई। 15 साल पहले अब्बू गायब हुए और आज तक वापस नहीं आ पाए। वो कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। तब से हम 3 भाई बहनों की परवरिश अकेली मेरी माँ ने ही की थी। इन 15 सालों के दौरान मेरी माँ ने बदरपुर में अपना मकान खरीदा, मार्केट में शॉप भी खरीदी और अब तो घर के बगल वाला प्लाट भी खरीद लिया। गुलफाम प्लम्बर का ठेकेदार था। 1 साल पहले बदरपुर में गुलफाम ने किसी बिल्डिंग में प्लम्बर के काम का ठेका लिया हुआ था। उसे प्लम्बर के सामान की जरूरत हुई तो वो मेरी माँ फरीदा की दुकान पर आया और इस तरह दोनों के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई। पिछले साल अम्मी ने घर के बगल में एक नया प्लाट खरीदा। कुछ रुपये कम पड़ रहे थे तो उसने गुलफाम से 10 लाख रुपयों का कर्ज लिया और 1 साल में उसने गुलफाम को उसकी रकम लौटा भी दी। इस दौरान वो गुलफाम के इश्क में पागल हो चुकी थी। मैं अकेली अपने बिस्तर पर पड़ी हुई यही सब सोच रही थी कि मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मेरे माथे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या बात है रूबी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने कहा, माँ आपको इश्क करने के लिए वही एक आदमी मिला जिसकी 2 बीवियां पहले से हैं। मेरी यह बात सुनकर मेरी माँ झट से खड़ी हो गई और बोली, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो गुलफाम की दोनों बीवियों की नजर में तुम इतनी क्यों गिर चुकी हो? बताओ मुझे। आज नरगिस दुकान पर आकर हंगामा खड़ा कर गई है, कल वो घर आकर भी तुम्हें जलील कर सकती है। मार्केट में हमारी क्या इज्जत रह गई है बताओ। मैं जानती हूँ कि अभी केवल 38 की ही हो, इश्क करने की आपकी उम्र खत्म नहीं हुई है, लेकिन आशिक भी तो उस लायक होना चाहिए। मैंने जिंदगी में कभी अपनी माँ से इस तरह की बातें नहीं की थी, लेकिन पानी अब सर से ऊपर गुजर चुका था, इसीलिए मैंने अपने दिल की भड़ास अपनी माँ के सामने निकाल ली। मेरी माँ कुछ देर वहाँ खड़ी रही और फिर मुझसे दुकान की चाबियां लेकर मार्केट के लिए निकल गई। आम तौर पर मेरी अम्मी रात 8 बजे तक आ जाती थी, लेकिन रात के 11 बज चुके थे और मेरी माँ शॉप से
घर नहीं पहुंची तो मुझे बेहद घबराहट महसूस होने लगी थी। रात भर मैं मार्केट के सभी जानकारों को कॉल करती रही, लेकिन माँ के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। रात भर घर में कोई सो नहीं पाया और अगले दिन भी माँ की कोई खबर नहीं लगी। जावेद और सिमरन का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मैंने बुलंदशहर में नानी के घर फोन किया, लेकिन वो वहाँ भी नहीं पहुँची थी। मार्केट के लोगों ने बताया कि कल दोपहर को फरीदा ने दुकान बंद किया और यहाँ से निकल गई थी। अब मेरा पूरा शक गुलफाम पर ही था, इसीलिए मैंने तुरंत गुलफाम को कॉल लगाया, लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। तो मैंने गुलफाम की पहली बीवी फिरदौस को कॉल लगा दिया। वो बोली, गुलफाम मेरे पास तो पिछले हफ्ते से नहीं आया। कल फोन पर मेरी गुलफाम से बात हुई थी। उसने बताया कि वो जाकिर नगर में नरगिस के फ्लैट पर है। फिरदौस से यह बात सुनकर मैंने उससे उसकी सौतन नरगिस का फोन नंबर मांगा, लेकिन दोनों सौतन एक दूसरे का मुंह भी देखना पसंद नहीं करती थी, इसीलिए नरगिस का नंबर फिरदौस के पास नहीं था। फिरदौस ने मुझे नरगिस के जाकिर नगर वाले फ्लैट का एड्रेस दिया और मैं बदरपुर से ऑटो बुक कर सीधे जाकिर नगर नरगिस के फ्लैट पर पहुंच गई। मैंने डोरबेल बजाई तो नरगिस ने ही दरवाजा खोला और मुझे सामने देख वो बुरी तरह चौंक गई। मैंने सीधा सवाल किया, तुम्हारा आदमी गुलफाम कहाँ है? वो बोली, तुम दोनों माँ बेटी की दिक्कत क्या है? मैंने कहा, मैं पुलिस को लेकर भी यहाँ आ सकती थी, लेकिन मैं सीधी तरह तुमसे जो पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दो। गुलफाम कहाँ है? वो बोली, गुलफाम कल यहीं थी, लेकिन कल दोपहर बाद यहाँ से चले गए। मैंने पूछा, यहाँ से वो कहाँ गया? नरगिस ने कहा, गुलफाम का एक यही ठिकाना थोड़ी है, यहाँ से वो कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझे मत बताओ, लेकिन थाने में तो तुम्हें सच उगलना ही पड़ेगा। मैं यहाँ से सीधे बदरपुर थाने जा रही हूँ, क्योंकि कल से मेरी माँ गायब है और गुलफाम भी। मेरी यह बात सुनकर नरगिस को जरा भी अजीब नहीं लगा। वो बोली, अगर वक्त रहते तुम अपनी माँ को संभाल लेती तो आज तुम्हें यह दिन देखना न पड़ता। मैं तो चाहती हूँ कि तुम थाने जाकर दोनों की कंप्लेंट दर्ज करवाओ, तभी दोनों की अकल ठिकाने आएगी। मैं नरगिस के घर से वापस बदरपुर आ गई और थाने में जाकर अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अपनी कंप्लेन में मैंने गुलफाम का भी नाम लिखवा दिया। पुलिस अपनी छानबीन में लग गई। मैं पूरे दिन इस हादसे को लेकर परेशान रही। मैंने अपने भाई बहनों को अभी तक माँ के गुलफाम से इश्क के बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने उन्हें दिलासा दिया कि वो शायद बुलंदशहर चली गई होंगी, जल्द वापस आ जाएंगी। सुबह सुबह मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने कॉल उठाया तो उधर से मेरी माँ की आवाज मेरे कानों में आई। वो बोली, रूबी, मैं इस वक्त नेपाल में हूँ, 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। मैंने कहा, अम्मी, तुम कितनी बेशरम हो चुकी हो। तुम उस कमीने के साथ घर से भाग कर नेपाल चली गई। क्या दिल्ली में रहकर तुम्हारा इश्क पूरा नहीं हो रहा था? वो बोली, रूबी, मैं नेपाल से वापस आऊंगी तो तुम्हें सब बता दूंगी। यह जानकर कि माँ नानी के यहाँ गई है, 2 दिनों बाद घर लौट आएगी। मेरे दोनों भाई बहन काफी खुश, लेकिन मैं अपनी माँ की असलियत जानकर बेहद दुखी थी। ये कैसा इश्क है जो अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर मेरी माँ अपने आशिक के साथ नेपाल की वादियों में इश्क लड़ाने पहुंच गई। आखिर गुलफाम जैसा आदमी ही उसे पसंद क्यों आया? अब्बू के न रहते हुए मेरी माँ ने 15 साल काट लिए थे। इस बीच कई बार रात को मैंने उसके कमरे से मर्द की आवाजें सुनी थी, लेकिन मैंने कभी माँ को टोका नहीं। इश्क करना ही था तो आशिकों की क्या कमी थी जो उसने 2-2 बीवियों वाले
गुलफाम को ही चुना। 2 दिन बीत चुके थे। मैं अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी गुलफाम की पहली बीवी फिरदौस का कॉल आया और उसने मुझे अपने फ्लैट पर आने को कहा, तो मैं खुद को रोक न पाई और गुलफाम की पहली बीवी फिरदौस बानो के मकान पर पहुंच गई। न जाने क्यों मुझे फिरदौस बानो से हमदर्दी हो गई। कम से कम वो अपनी सौतन नरगिस से तो अच्छी ही थी। मैंने कहा, तुम्हारे होते गुलफाम ने दूसरी शादी कैसे कर ली? अगर तुमने तब उसे ऐसा करने से रोक दिया होता तो वह आज तीसरी शादी के चक्कर में न पड़ता। फिरदौस ने कहा, रूबी, दरअसल गुलफाम की पहली बीवी मैं नहीं बल्कि नरगिस ही है और मैं गुलफाम की दूसरी बीवी हूँ। 3 साल पहले तक मैं गुलफाम की भाभी हुआ करती थी। अचानक एक रात मेरे शौहर कलीम को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। तब गुलफाम नोएडा की एक कंपनी में जॉब करते थे और मेरे पति की मौत के बाद उनकी बिजनेस को संभालने वाला कोई नहीं था। इसीलिए गुलफाम को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और मेरे शौहर का बिजनेस संभालना पड़ा। उस वक्त गुलफाम नरगिस से शादी कर चुका था, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर गुलफाम को मुझसे भी शादी करनी पड़ी। फिरदौस की पूरी कहानी सुनने के बाद उसके लिए मेरी हमदर्दी थोड़ी और बढ़ गई थी। फिर भी मैंने कहा, गुलफाम की पहली बीवी आप रहो या नरगिस, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो उसकी तीसरी बीवी को लेकर चिंता में हूँ। थोड़ी देर में फिरदौस चाय लेकर आई और फिर से सोफे के एक कोने में बैठ गई। उसके सामने बैठी हुई मैं फिरदौस के सुंदर से चेहरे को देख रही थी। उम्र में भले ही फिरदौस बड़ी हो, लेकिन सुंदरता के मामले में फिरदौस अपनी सौतन नरगिस से जरा भी कम नहीं थी। इतनी सुंदर बीवियों के होते हुए गुलफाम क्यों मेरी माँ के पीछे दीवाना हुआ पड़ा था, यह बात मेरी समझ के बाहर थी। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मेरी अम्मी का फोन था। वो बोली, रूबी, तुम 1 घंटे में गुलफाम के छतरपुर वाले मकान पर पहुँचो, मैं और गुलफाम वहीं आ रहे हैं। अपनी माँ की इस बात पर मैं काफी हैरान थी। आखिर वो गुलफाम के घर क्यों आ रही हैं? माँ की बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि मेरी माँ ने गुलफाम से शादी कर ली है। मैंने कहा, मैं इस वक्त गुलफाम के छतरपुर वाले घर पर ही हूँ और गुलफाम की बीवी फिरदौस के साथ चाय पी रही हूँ। मेरे मुँह से इतना सुनते ही अम्मी ने फोन काट दिया और मैं माथे पर हाथ रखकर बैठ गई। लेकिन यह जानकर कि मेरी माँ और गुलफाम दोनों थोड़ी देर में छतरपुर आ रहे हैं, फिरदौस जरा भी हैरान नहीं थी। वो मुस्कुराती हुई मुझसे बोली, मुझे गुलफाम ने सुबह ही कॉल कर बता दिया था कि वो दोनों यहाँ आ रहे हैं और गुलफाम के कहने पर ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। फिरदौस की यह मुस्कुराहट देखकर अब मैं और ज्यादा परेशान हो रही थी। मैंने पूछा, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि अब तुम्हें एक और सौतन झेलनी पड़ेगी? कहीं तुम इसलिए तो खुश नहीं हो रही हो कि गुलफाम की तीसरी शादी से सबसे बड़ा सदमा नरगिस को लगने वाला है? फिरदौस ने कहा, तुम थोड़ी देर सब्र रखो, तुम्हें सब कुछ मालूम चल जाएगा। अगले 1 घंटे तक मैं फिरदौस के बड़े से घर को निहारती रही। फिरदौस के घर में उसके सास ससुर घर के बाहर वाले बड़े से कमरे में थे और फिरदौस के दोनों बच्चे स्कूल से अभी आए नहीं थे। इसीलिए इस वक्त बैठक में मेरे और फिरदौस के अलावा तीसरा कोई नहीं था। तभी घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। फिरदौस के ससुर ने दरवाजा खोला। मेरी अम्मी और गुलफाम गाड़ी से उतरे और सीधे ड्राइंग रूम में आ गए। उनके साथ 45 साल का एक आदमी भी था, जो मुझे देखते ही मुझे गले से लगाकर रोने लगा। मेरी अम्मी ने कहा, ये तुम्हारे अब्बू हैं जिन्हें लाने ही मैं नेपाल गई थी। फिरदौस के बड़े से ड्राइंग रूम में इस वक्त मेरे अम्मी अब्बू मेरे बगल में बैठ
बैठे हुए थे और मेरे सामने फिरदौस का शौहर गुलफाम बैठा था। मैं अपने अब्बू को पाकर बेहद खुश थी, लेकिन मेरे मन में ढेरों सवाल थे जिसे मैं पूछना चाहती थी, लेकिन मेरे पूछने से पहले ही मेरे अब्बू ने कहा, रूबी तुम अपनी माँ को गलत न समझो। दरअसल आज से 15 साल पहले जब मैं बल्लभगढ़ में था, तब एक दिन मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था और मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से उस प्रोजेक्ट को पूरा किया, लेकिन मेरे मालिक करण सिंह ने मेरे काम में कमियां निकालकर मुझे मेरे रुपये देने से मना कर दिया। मैं उस वक्त जवान था, मेरा खून गर्म था और मेरा मालिक करण सिंह 80 साल का बूढ़ा आदमी था। एक दिन जब मैं उसके बंगले पर अपनी मेहनत की रकम मांगने पहुंचा तो उसने मुझ पर हाथ उठा दिया और मैंने भी गुस्से में उसे जोर से धक्का दिया, जिससे उस करण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मैं तुरंत वहां से भाग गया, क्योंकि अगर मैं करण सिंह के बेटे सुजीत सिंह के हाथों लग जाता तो वो मुझे जान से मार देता। उस वक्त गुलफाम के बड़े भाई कलीम ने मेरी काफी मदद की थी, वरना करण सिंह का बेटा मेरी हत्या कर देता। मुझे पुलिस का डर नहीं था। हत्या के जुर्म में मुझे केवल 7 साल की सजा ही होती। मुझे तो डर करण सिंह के बेटे सुजीत सिंह से था, जो जेल में भी मेरी हत्या करवा सकता था। मेरे कहने पर फरीदा ने रातों रात बल्लभगढ़ छोड़ दिया और बच्चों के साथ बदरपुर जाकर रहने लगी। मैं सुजीत सिंह और उसके लोगों से खुद को छुपाता हुआ 12 साल तक कलीम भाई के साथ काम करता रहा और छुपकर ही मैं अपनी बीवी फरीदा से भी मिलता रहा। 3 साल पहले कलीम भाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तब मेरा सहारा मुझसे छिन गया। कलीम भाई की मौत के बाद उनका सारा कारोबार गुलफाम के हाथों में आ गया। मैं गुलफाम से अपनी असलियत बता नहीं सकता था, इसीलिए मुझे डर लगने लगा था और मैं नेपाल चला गया। मैं नेपाल में था तब भी मैं लगातार अपनी बीवी फरीदा से संपर्क में था। एक दिन फरीदा ने मुझे बताया कि बदरपुर में हमारे प्लाट के बगल वाले जमीन सस्ते दामों में बिक रही है, जिसे खरीदने के लिए फरीदा को 10 लाख रुपयों की जरूरत थी। कलीम भाई जिंदा होते तो वो मेरी पूरी मदद करते, लेकिन मैं तो उस वक्त नेपाल में था। मैं जानता था कि फिरदौस भाभी के शौहर बदल चुके हैं, वो अब गुलफाम की बीवी हो चुकी हैं। इसीलिए मैं नेपाल से आकर गुलफाम से मिला और गुलफाम से सारी बातें बता दी। कलीम भाई की तरह गुलफाम भी नेक दिल के आदमी हैं। उन्होंने मेरे कहने पर ही मेरी बीवी फरीदा की मदद की, जिसकी वजह से फरीदा वो जमीन खरीद पाई। मैं नेपाल से दिल्ली आया था और गुलफाम से मिलने के बाद रात को मैं बदरपुर फरीदा के पास पहुंचा। रात भर घर में रहने के बाद मैं सुबह घर से निकलने ही वाला था कि मेरे घर 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने बताया कि करण सिंह की हत्या का केस फिर से रीओपन हो रहा है। उन्होंने फरीदा से मेरी कुछ पुरानी फोटोज हासिल की और चले गए। मैं बेहद डर गया और उसी वक्त नेपाल के लिए घर से निकल गया। कुछ समय बाद मुझे गुलफाम ने बताया कि करण सिंह का बेटा सुजीत सिंह बल्लभगढ़ से अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर इंग्लैंड जा चुका है। तो मेरा डर खत्म हुआ, लेकिन मैं अपने गुनाहों को लेकर बेहद पश्चाताप में जी रहा था। मैंने इन 15 सालों में खुद को दुनिया से छुपाए रखा, क्योंकि मैं आजाद रहकर अपने परिवार की खुशियों को पूरा करना चाहता था और मैं अपने मकसद में कामयाब भी हुआ। लेकिन एक इंसान के तौर पर मैं फेल हो चुका था। मुझे मेरे किए की सजा मिलनी ही चाहिए थी। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से मैंने फरीदा और गुलफाम से संपर्क तोड़ लिए और अपने गम को भुलाने के लिए शराब पीने लगा। ज्यादा शराब के नशे में एक दिन मैं एक पहाड़ी से नीचे कूद गया, लेकिन किसी ने मेरी जान बचा ली और मुझे नेपाल के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। मेरी जेब में फरीदा का नंबर था। अस्पताल वालों ने 4 दिन पहले फरीदा से संपर्क किया और फरीदा उसी वक्त गुलफाम के साथ नेपाल के लिए निकल गई। तुम्हारी माँ के कमरे में रात के अंधेरे में जो शख्स आया करता था वो मैं ही था
अपने अब्बू की दास्तान सुनकर मुझे उन पर बेहद तरस आने लगा। साथ ही अपनी माँ के साथ किए गए अपने बर्ताव के लिए भी मैं बेहद शर्मिंदा थी। मैं उठी और अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। मेरी माँ ने मेरे आंसू पोंछे और बोली, मैं तुमसे सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तुमसे यह कहने की कभी हिम्मत ही नहीं कर पाई कि तुम्हारा बाप एक हत्यारा है। थोड़ी देर में यहाँ पुलिस भी आने ही वाली है, क्योंकि तुम्हारे अब्बू ने दिल्ली पहुँचते ही फोन पर पुलिस को इत्तला कर दी थी। मैं अपने अब्बू की ओर देख ही रही थी कि पुलिस गुलफाम के घर पहुंची और मेरे अब्बू को अपने साथ ले गई। 15 साल पहले हुई करण सिंह के हत्या के जुर्म में मेरे अब्बू को 5 साल की सजा हो गई। अब्बू के जेल जाने के बाद मैं अपनी माँ के साथ कई बार जेल में उनसे मिलने गई। उन्होंने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, इसीलिए मुझे उनसे कोई शिकायत बाकी नहीं रह गई थी। कहानी से सीख, गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। कई बार गुनहगार कानून से बच जाता है, लेकिन वो अपने जमीर से कभी नहीं बच पाता। और जिन लोगों को गुनाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असल में उनका जमीर मर चुका होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया आप